बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मैं आपको आज के दिन के हवाले से तो अपडेट करूँगी कि महंगाई का जो तूफ़ान है वो किस हद तक आगे बढ़ चुका है, महंगाई का जिन किस हद तक बोतल से बाहर आ गया, उस पर तो हम बात करेंगे। हम रोज़ करते हैं, हुकूमत की परफॉर्मेंस पर हम रोज़ बात करते हैं, ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस पर हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन आज क्यों ना आज का दिन मैं एक ऐसे इशू के नाम करूँ, उससे अपने शो का आगाज़ करूँ जिसको बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, जिसको आप तक पहुंचाते हुए मुझे गुस्सा आ रहा है, जो मैं उसका रिजल्ट देखती हूँ और कुछ नहीं हो पा रहा, इसके ऊपर मेरा खून खौल रहा है, तो क्यों ना मैं इस बात से आगाज़ करूँ। थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँगी। 14 अगस्त को इसी साल, जी हाँ 2021 की 14 अगस्त को एक लड़की ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर जाती है। बड़ा पार्क है लाहौर का, बहुत पुराना पार्क है लाहौर का। हर लड़की, हर लड़का, हर शख्स, मतलब मैं भी, आप भी, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, जब भी कोई फेस्टिविटी आती है, ईद हो, शबरात हो, यौम आज़ादी हो, जश्न आज़ादी हो, उनका दिल करता है कि वो घर से बाहर जाए। वो लड़की जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो टिकटॉकर है, और खैर आजकल हर घर में हर कोई टिकटॉकर है, वो अपने चंद साथियों के साथ ग्रेटर इकबाल पार्क जाती है। उसने सोचा होगा कि 14 अगस्त क्यों ना वो उस पार्क में जाके मनाए, क्यों ना वहाँ जाके एक वीडियो शूट करें। जब वहाँ जाकर के वो अपनी 14 अगस्त की सेलिब्रेशन मना रही होती है, एक वीडियो शूट कर रही होती है, हम देखते हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोग पास आते आते इतने पास आ जाते हैं कि उसको गिद्धों की तरह नोचना शुरू कर देते हैं। कभी उसके बाल नोचते हैं, कभी उसके कपड़े फाड़ते हैं, कोई उसको मारने के लिए नोचता है, कोई उसको बचाने के लिए नोचता है। मैं इस चीज़ से इसलिए बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि जो मैं बात आगे कहने जा रही हूँ, जितनी भी मीडिया एंकर्स हैं, फीमेल एंकर्स हैं, वो इस चीज़ से एग्री करेंगी, वो तमाम रिपोर्टर्स इस चीज़ से एग्री करेंगी, क्योंकि मैं जलसे कवर करती हूँ, मैं धरनों पर जाती हूँ। जलसे, धरने, पाकिस्तान की सियासत को मैं उसी तरह कवर करती हूँ जिस तरीके से सियासतदान उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सियासतदान वीआईपी प्रोटोकॉल एक बड़े झुरमट में आते हैं। हम लोग, हम एंकर्स अपनी अपनी टीम के साथ होते हैं बिल्कुल अपनी अपनी टीम के साथ होते हैं, लेकिन फिर भी हम शायद उतने प्रोटेक्टेड नहीं होते जितने लीडरान या जितने पॉलिटिशियंस उस जलसे में प्रोटेक्टेड होते हैं। इसलिए मैं इस वाक़े से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं धरनों पे, एहतजाज पे, जलसों पे देखती हूँ कि किस तरह का क्राउड आता है, किस तरह के लोग होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं, और डर लग रहा होता है आपको कि अगर अभी क्राउड बिफर गया तो ऐसे में मैं क्या करूँगी। तो जब मैंने ये वीडियो देखी, और क्योंकि 14 अगस्त था, क्योंकि 14 अगस्त थी और ये वीडियो बन गई, अगर 14 अगस्त ना होती, ये वीडियो ना बनती, तो शायद हम इसके ऊपर बैठ के शो भी ना कर रहे होते, ये अंडर द कार्पेट चली जाती चीज़। और क्योंकि मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ, हर औरत इस चीज़ से रिलेट कर सकती है, क्योंकि वो कोई भी हो सकती थी, वो किसी भी घर की बच्ची हो सकती थी, वो किसी की भी बहन हो सकती थी, किसी की भी बेटी हो सकती थी। और क्योंकि वो चीज़ एक लम्हे के लिए नहीं हुई, एक मिनट के लिए भी नहीं हुई, एक घंटे के लिए भी नहीं हुई। अगर मैं आयशा का बयान सुनूं, जब मैं उसकी बात सुनती हूँ 3 से 4 घंटे लगातार, और नतीजा क्या निकला, 400 नामालूम लोगों के खिलाफ FIR कटी। जब मैंने नामालूम का लफ्ज़ सुना ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे पता मेरे पे भी बहुत रिएक्शन आ जाएगा इस बात पे। तभी मुझे पता चल गया कि नामालूम अफराद के नाम FIR कट गई है, मतलब कि फिर से विक्टिम ब्लेमिंग होगी, फिर से ये कहा जाएगा। और ये कहा जा रहा है लड़की गई क्यों, लड़की का क्या काम था ग्रेटर इकबाल पार्क जाना। कोई मुझे ये बता रहा है कि जी वो एंटी पाकिस्तान कुछ शूट कर रही थी, कोई मुझे ये कहता है कि भाई वो तो कुछ इंस्टिगेट कर रही थी मर्दों को, व्हाटसोएवर, कुछ भी। लेकिन ये किसी को ये हक नहीं देता कि उस लड़की को 3 से 4 घंटे तक लगातार गिद्धों की तरह नोचा जाए, जानवरों की तरह। शायद तो जानवर भी ऐसे नहीं करते। मैं तो समझती हूँ कि मॉरली हम ऐसे सोसाइटी फेल हो गए हैं। फिर हम रोते हैं कि हमें हुक्मरान अच्छे नहीं मिले। क्या हम अच्छे लोग हैं? औरत मार्च पे हम तमाशा करते हैं, औरत मार्च के हम खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, बहुत से नारों के ऊपर, औरत मार्च के ऊपर मैं इख्तलाफ करती हूँ, लेकिन एक्चुअली ये वो आज़ादी है जो औरत को चाहिए। या तो फिर मैं, आज मेरे पास हुकूमत के लोग भी हैं, उनको फिर मैं कह देती हूँ कि जब 14 अगस्त का नोटिफिकेशन निकले, जब ये ईद का नोटिफिकेशन निकले, जब शब बारात का नोटिफिकेशन निकले, तो साथ ये नोटिफिकेशन भी निकाल दिया जाए कि भाई औरतें घर में बंद रहे हैं, सिर्फ 14 अगस्त मर्द हजरात बाहर आके बजाएंगे। और फिर मर्द हजरात बाहर आके करेंगे क्या 14 अगस्त पे, अगर औरतें बाहर नहीं आएंगी? सिर्फ बाजे तो नहीं बजाएंगे, वो खुद इसलिए बाहर आते हैं ताकि वो देख सके, अपनी 14 अगस्त को अच्छे से एंजॉय कर सके, अपनी फेस्टिविटी को एंजॉय कर सके।
लड़कियों को देखें आसपास, ताकि उनके साथ वो ये सलूक कर सकें। आज के पैनलिस्ट आपके सामने राजा यासिर हमायूं साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग मिनिस्टर ऑफ कोर्स। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा की तरह डिफेंड तो करेंगे, इस वाकये के ऊपर भी मुझसे बात करेंगे। अता तारर साहब है, PMLN से उनका ताल्लुक है, वन ऑफ द वेरी सेन एंड वेरी वोकल वॉइस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इसके अलावा जी सहर कामरान साहिबा मुझे ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। नायाब गौहर साहिबा फर्स्ट सेगमेंट में सोशल एक्टिविस्ट है, बड़ी वोकल है, इस तरह के मुद्दों के ऊपर बहुत एक ओपिनियन भी रखती है, एक आवाज़ भी रखती है। मैंने आज उनसे कुछ सपोर्ट मांगी कि नायाब आपके बगैर मैं शायद ये शो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग वुमेन सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, और आई नीड हर फॉर माई सपोर्ट आज इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाने के लिए। नायाब आपको भी खुशामदीद। लेकिन सबसे पहले हुकूमत के पास जाएंगे। राज साहब, ये 14 अगस्त को क्या हुआ? आज 9वीं मुहर्रम है, मैं 9वीं मुहर्रम का दुख मनाऊं, मैं 10वीं मुहर्रम का दुख मनाऊं, कि मैं उस 14 अगस्त पे जो वाकया हुआ है मैं उसका दुख मनाऊं? आप यकीन करें राज साहब, मैं डर गई हूँ। मेरे साथ एक ड्राइवर है भाई, हम अपनी टीमों के साथ बाहर जाते हैं, एक मेरा प्रोड्यूसर होता है, एक AP होता है, वो भी 3 लड़कों के साथ बाहर थी, अपनी टीम मेंबर्स थे, अपने साथियों के साथ बाहर थी। मुझे ये डर लग रहा है कि कल को मैं अगर फील्ड में जाऊँ मैं कैसे महफूज रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जी, लेकिन मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि मॉरल डिग्रेडेशन अब इतनी हो गई है कि ये हुआ। 1400 साल से यही होता चला आ रहा है। कुछ माशरे में लोग ऐसे मौजूद हैं और अनफॉर्चुनेटली ये इतने बढ़ गए हैं। और एक और चीज़ भी जो अब डिफरेंट है कि अब मीडिया की कवरेज आ गई है। ये वाक़यात आपके यहाँ के रूरल कल्चर में भी होते रहते थे, ख़बरें अखबारों में भी छपती थी कि फ़लाने ने जुल्म कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अब ये ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो रही है, लोगों में एक शऊर की डेवलपमेंट हो रही है, होनी चाहिए। आपने जिस तरह बात की कि वो 400 लोगों में शायद कुछ ऐसे भी थे जो इसको रोकने के लिए बीच में एंटर हो गए थे, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही कि किसी इमरजेंसी सर्विस को क्या किसी ने कॉल करने की कोशिश की, या आपने अपनी रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया कि 4 घंटे अगर लगातार ये वाक़या होता रहा तो क्यों किसी पुलिस को कॉल नहीं किया गया, या जो 1-2 सर्विस है 911 की। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि किस तरह आप जो लॉ को इन्फोर्स कर सकें। और फिर ऑब्वियसली आपने बात की कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ पर्चा हो गया, और जो हमारा जस्टिस सिस्टम या प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसमें इतने फ्लॉज हैं कि नामजद पर्चे भी हो जाएं और लोग निकल जाते हैं। तो ये तमाम हमारे माशरे की प्रॉब्लम्स हैं और वी नीड टू करेक्ट देम। इस पर अब क्या दो राय हो सकती? नहीं, इतनी सी बात से मुझे कुछ हिम्मत नहीं मिली, मुझे कुछ हौसला नहीं मिला। राज साहब, 400 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। अभी मैं सिग्नल तोड़ूं, मेरे घर के ऊपर एक फर्रा आ जाता है कि जी इतना इतना आपने फ़ाइन भरना है। कैमराज लगे होंगे ग्रेटर इकबाल पार्क में, वो 400 में से 4 लोगों के चेहरे भी नहीं पहचान सके। मेरा ख्याल है एक आध दिन में वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। आज फयाज चौहान साहब का भी मैं बयान सुन रहा था, अभी पहले भी रिसेंटली एक और वाक़या उसमें भी पकड़े गए। तो टेक्नोलॉजी की मदद से अब नामालूम अफराद की लिस्ट में लोग जल्दी ऐड होना शुरू हो जाएंगे। मेरा ख्याल है जो आपकी रिपोर्ट आज चल रही है तो इसी में कुछ लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे। सिस्टम्स कुछ इंप्रूव हो चुके हैं, नादरा से आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है लोगों के चेहरों की। तो होपफुली वी विल गेट सम नेम्स। ओके, अतः ये जो 14 अगस्त पे जो वाकया हुआ, मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं उन्होंने उसके ऊपर कंडेमिनेशन की, बिलावल की भी कंडेमिनेशन आई। शहर से प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, शहर से कांटेक्ट कीजिए, वो बार बार मुझसे कह रही हैं कि उनको कांटेक्ट करें। एनीवेज जी, तो अतः मुझे बताइए कि कैसे हम रोक सकते हैं इस तरह के वाकयात को। और खैर आगे ये वाकयात ना वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन रियासत का काम तो ये भी है ना कि कानून तो सिर्फ तब हरकत में नहीं आएगा ना जब वाकया हो जाएगा। रियासत और कानून का काम ये है कि ऐसे वाकयात हो ही ना, हम सेफ तरीके से घूम सके, जा सके, अपने अपने कामों पर जा सके। मेरा आज बताओ एक मर्द सर शर्म से झुका हुआ है और मुझे ये हिम्मत नहीं मिल रही कि मैं अपनी निगाहें उठा के इस इशू के ऊपर बात करूं। ये एक इंसिडेंट का मामला नहीं है बिनिश बीबी, ये एक माइंडसेट का मामला है, ये एक सोच का मामला है। इस मुल्क के अंदर रेप अपॉलोजिस्ट्स, यानी जब रेप हो जाए तो गलती विक्टिम की, तुम मोटरवे पे जाने से पहले पेट्रोल क्यों ना डलवाया, तुम अकेली रात के इस शहर अपने बच्चों को लेके किससे मिलने जा रही थी, तुम जब निकली तो तुमने पहना क्या हुआ था, और ख्याल क्यों ना आया कि तुम पेट्रोल भी डलवा लेती, कपड़े भी ठीक पहन लेती, और रात के इस पहर मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में निकलना सेफ नहीं है, तुम्हें किसी ने नहीं बताया। घर से ना निकलती तो रेप ना होता। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो जो मोटरवे जिसके ऊपर ना मोटरवे पुलिस है,
ना उसके ऊपर रिंग रोड पुलिस है, ना उस पे पेट्रोलिंग पुलिस है, ना उस पे पंजाब पुलिस है। तो जब मौसूफ शफकत महमूद साहब 2020 के अंदर उसकी इनॉग्रेशन कर रहे थे, अच्छा, अता के ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, या तो फ़ोन पे ले लीजिए उनको, देखिए इनको किस तरह से मैनेज करना है। नायाब आप मेरे साथ हैं, सहर आप मेरे साथ हैं, आप दोनों मुझे सुन सकती हैं? मैं सुन सकती हूँ। ओके जी नायाब, ये जो 14 अगस्त पे जो वाकया हुआ, कौन इसका कसूरवार है? क्या हम एक दफ़ा फिर से विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ जा रहे हैं? क्या इस तरह के वाकयात, क्या इस तरह के, जिस तरह अता कर रहे थे, आई रियली वांटेड टू लिसन टू हिम, जिस तरह अता ने बड़ी खूबसूरत तरीके से बात की कि माइंडसेट की बात है, कब माइंडसेट चेंज होंगे? हर 2-3 महीने के बाद एक ऐसा वाकया आता है जो हमारी रूह को झंझोड़ देता है। अगर मैं ये कहूं कि हमें ये बता जाता है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की रियासत में औरत की क्या वैल्यू है, तो कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए बीनिश, मैं आगाज इस चीज से करूंगी कि ये आज का जो वाकया है, हम तो खैर बहुत देर से कह रहे हैं, लेकिन अब ये सबके सामने है कि एक कंप्लीट एंड अटर फेलियर, ब्रेक डाउन है। ये रियासती फेलियर भी है और मेरे ख्याल में माशरे का फेलियर भी है। बिल्कुल जिस तरह अता बात कर रहे थे कि जहनियत की बात है। पहले अगर हम रियासती फेलियर की बात करें तो आप ये अंदाजा लगाएं कि दिन दहाड़े एक पब्लिक स्पेस के ऊपर एक बेचारी बच्ची जो कि एक पाकिस्तानी शहरी है, वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अंदर आज़ादी मनाने जा रही है, और हद ये है कि वहाँ पर इतने सारे लोग हैं और वहाँ पर कोई उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं आ रहा। इनफैक्ट किसने मर्दों को इतनी ज्यादा ये हिम्मत दी है, किस तरह के वो लोग हैं जिनकी वजह से इस तरह इतना ज्यादा आगे जा चुका है कि उनको खौफ और डर ही नहीं है दिन दहाड़े। तो पहला तो ये इंसाफ का ब्रेकडाउन है, रियासती ब्रेकडाउन है। और मैं ये यहाँ पर कहना चाहूंगी कि देखिए, जब रियासत के नुमाइंदे टीवी पर आकर ये कहेंगे कि अगर खवातीन ऐसे कपड़े पहनेंगी और इधर जाएंगी और ये करेंगी तो मर्दों के ऊपर असर तो होगा, दिस इज डिजास्टर। ये आज से हमारे रियासती नुमाइंदों को बहुत ही ज्यादा मुहतात होकर इस तरह के इश्यूज से बात करनी चाहिए, बिकॉज हम एक इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हैं। खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद पाकिस्तान में हो रहा है वो अब एक इमरजेंसी सिचुएशन में जा चुका है। और जहाँ तक ज़हनियत की बात है दिनेश, मैं ये कहूँगी, चले रियासत की बात तो हो गई, इंसाफ की बात हो गई, लेकिन हम किस तरह का माशरा पैदा करें? ये वो माशरा है जहाँ सबसे बुलंद आवाजें उन सेगमेंट की हैं जो ये कहते हैं कि खातून को घर में बंद कर दे। फिर हम ये कहते हैं कि खवातीन के साथ तो घरों में भी तशद्दुद होता है, तो क्या करें? ये वो सेगमेंट है जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जुर्म जो करता है उसके लिए मुजरिम कसूरवार है, जो जिसके साथ जुल्म होता है वो कसूरवार नहीं है। हर तरह का इनका दीन, हर तरह की इनकी जो इनका बयानिया है, सारे का सारा कानून को कंट्रोल करने के लिए, कानून को कसूरवार ठहराने के लिए सारा बयानिया उसके लिए। खुदारा थोड़ी सी तवज्जो यहाँ पे मर्द हजरात के ऊपर भी दीजिए, उनकी तरबियत पे भी दीजिए। थोड़ा सा देखें कि हम किस तरह की अभी नस्ल पैदा कर रहे हैं कि जिसको सिर्फ ये बताया गया है माशरे में कि एक अच्छी औरत है और एक बुरी औरत है, और उसके बीच में तफरीक की जाती है। अच्छी औरत वो है जो घर पे बैठती है, जो पर्दा करती है। वैसे तो हम अच्छी औरतों को भी नहीं बख्शते, हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके साथ भी क्या क्या मजालिम होते हैं। और फिर अगर बुरी औरत को पेश किया जाता है, जब वजीर आजम से लेकर इतने सारे रियासती नुमाइंदे बुरी औरत को पेश करेंगे, वो औरत जो घर से बाहर निकलती है, जो बापर्दा नहीं होती, तो किस तरह से मर्द हजरात नहीं अपना ये हक फील करेंगे कि उसको हरासा करें, उस पर तशद्दुद करें। दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल, वी आर आउट ऑफ कंट्रोल नाउ, और हमें इस पे काबू पाने की जरूरत है और रियासती और माशरती दोनों इक़दाम लेने की जरूरत है। ठीक है, अता आप मेरे साथ हैं, मुझे सुन सकते हैं? जी सॉरी, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया। मुकम्मल करें, मुझे सहर के पास जाना है जी। देखिए, मैं ये कह था कि आपने विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी। वो मोटरवे वाले वाकये के बाद आपने 4 लोगों को सजा दिलवाई होगी जो उस फाइल मूव ना करने के जिम्मेदार थे कि फाइल मूव क्यों नहीं हुई, वहां पेट्रोलिंग पुलिस क्यों नहीं थी, कौन जिम्मेदार है? वो वाकया हुआ चला गया। नूर मुकद्दम से बड़ा कोई वाकया हो सकता है? एक खातून का, a young girl, she was beheaded, उसका सर तन से दाग कर दिया गया। और बीनिश साहब,
इस मुल्क के ओपिनियन मेकर्स जिनको टीवी स्क्रीन मिलती है घंटे घंटे की, उनमें यह जुर्रत है कि जिस मां ने उनको पैदा किया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और कहता हूं कि आपने परवरिश में कहीं कमी छोड़ दी कि एक शख्स ये कह रहा है कि वो उस लड़के के साथ क्यों थी, क्यों ये अपनी जान से गया है, किसी का सर उसके तन से जुदा कर दिया गया है। खुदा खौफी करें। हम जानवर से भी बदतर हैं कि हम अब विक्टिम को ब्लेम करते हैं, मकतूल को ब्लेम करते हैं, रेप हुए हुए विक्टिम ब्लेम करते हैं। मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले एक आर्टिकल पे लिखा था कि आहिस्ता आहिस्ता हम रेप अपॉलजिस्ट की कौम बनते जा रहे हैं। हम हर काम के लिए मजलूम को ब्लेम करते हैं, जालिम को नहीं पूछते। उस्मान मिर्जा का केस हुआ, मुझे एक साहब ने कहा, और ये मैं ओपन बात करना चाहता हूं टीवी पे, एक साहब ने कहा कि जी वो असल में उस्मान मिर्जा ने उसको रखा हुआ था, उसने किसी और बंदे के साथ पकड़ लिया तो यही बनता था। आप इमेजिन करें कि इस मुल्क के अंदर अफवाहों का बाजार और लोगों पे इल्जाम तराशी का बाजार इतने आराम से गर्म होता है कि आप 1 मिनट में पकड़ के मजलूम को कटहरे में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक हुआ और कसूर भी तुम्हारा अपना था। मैं औरों की क्या बात करूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी जो मर्द हजरात हैं वो रोबोट्स नहीं है, दे आर नॉट रोबोट्स। उनके एहसासात हैं, औरतें कम कपड़े पहनती हैं तो उनके एहसासात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो भाई साहब ये देखो, इस्लाम में बड़ा क्लियर हुक्म है कि अपनी निगाहें नीची रखो, लोअर योर गेज, ये मर्द को हुक्म है। औरत को जो हुक्म है वो औरत जाने और उसका दीन जाने। मर्द को अलहदा से हुक्म है कि यू विल लोअर योर गेज, तुम निगाह उठा के औरत को नहीं देखोगे। यहां पे माइंडसेट का प्रॉब्लम है। ये तरबियत घरों से शुरू होनी चाहिए, ये तरबियत स्टेट के लेवल पे अवेयरनेस से शुरू होनी चाहिए, ये स्कूल में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस पे होनी चाहिए। आप किस माशरे की बात कर रही है जहां खातून एम्प्लॉय को तब तक प्रमोशन नहीं मिलती जब तक वो अपने बॉस से फ्लर्ट ना करे या वो कोई मुस्कुरा के उससे बात ना करे। जो औरत अपने बॉस से मुस्कुरा के बात नहीं करती उसकी प्रमोशन नहीं होती। शी हैज टू सफर एट द वर्क प्लेस। हरासमेंट अपनी जगह पे है। हमने औरतों के लिए ये माशरा इतना तंग कर दिया है और इतने हम तंग नजर और कुम जहन लोग हैं कि हम अब हर इशू पे कहते हैं कि ये साजिश है। ओ भाई, साजिश ने तो इस्लाम ने खत्म की थी जब औरत को वेस्ट में वोट का राइट नहीं था। मेरे दीन ने औरत को इनहेरिटेंस का राइट दिया। जब इस्लाम में वोट का राइट नहीं था, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? शी वाज एन एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेस करती थी 1400 साल पहले। आप 1400 साल पहले चले जाएं पीछे, उससे पीछे चले जाएं, प्री इस्लामिक एरा में बेटी पैदा हुई दफन कर दो। वेस्ट ने तो बहुत बाद में आके राइट्स दिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट डिबेट, हम जब तक हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड, हमारे तमाम ओपिनियन मेकर्स, हमारे तमाम जर्नलिस्ट, हमारी तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जब तक इस माइंडसेट के खिलाफ लड़ने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे वाकयात रोज होंगे। और ये तो रिपोर्ट हो गया, ये तो वाकयात डीसीओ जो रिपोर्ट नहीं होते। डोमेस्टिक वायलेंस है, औरत अभी भी एक बिल आया है पार्लियामेंट में, उसमें ये शिक शामिल है कि घर पे बैठी औरत को ये एक्सेस है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट कर सके। उसकी मुखालफत हो रही है भाई। सही। हम किस दुनिया में बैठे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं सॉरी, मैं थोड़ा इस मामले में जज्बाती हो गया, बट ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अतः हम सारे जज्बाती हैं और यकीन जाने मैं खुद बड़ी जज्बाती हूँ। एंकर की कुर्सी पे बैठ के जिस तरीके से मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल किया, उसकी वजह यह है कि मैं उस लड़की में अपने आप को देख रही हूँ। वो कोई भी हो सकती है। मुझे प्लीज अलाउ करें सहर के पास जाना, मैं वापस आपके पास आऊंगी। सहर काफी देर से वेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सहर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सहर, मैं कहाँ से शुरू करूँ? बिलावल ने कंडेम किया, आपकी पूरी पार्टी कंडेम कर रही है। मेरी आपसे जब इस शो के लिए बात हुई, आप किसी और शो पर थी, तब भी बैठ के कंडेम कर रही थी, अब भी कंडेम कर रही हैं। मुसम्मत हम कर रहे हैं, मुरम्मत कब करेंगे? रियासत हमारी माँ जैसी कब होगी कि इसकी आगोश में हम औरतें अपने आप को महफूज समझेंगी? और प्लीज, मुझे क्यों ये डर लग रहा है पूछते हुए आपसे कि मुझे लगता है कि इस मामले में भी कुछ नहीं होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि ये डर गलत हो, मैं ये चाहती हूँ कि कुछ हो, मैं ये चाहती हूँ कि वो नामालूम अफराद मालूम अफराद में बदले और उनको सजा हो। क्या ये हो पाएगा? क्या मैं कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ सहर? बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज, बहुत वैलिड सवाल है।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इसको सानिया कहूँ, अलमिया कहूँ, माशरती परस्ती कहूँ, पस्ती कहूँ या इखलाकी गिरावट की क्या कहूँ। देखिए बात ये है कि औरत, हम ये कहते हैं कि वो कम कपड़ों में महफूज है या वो ज्यादा कपड़ों में महफूज है, वो घर पे महफूज है, वो तो कब्रों में महफूज नहीं है। वो तो बापर्दा जो है हमारे शहर की सड़कों पे महफूज नहीं है। वो जो है मदरसे के अंदर मासूम बच्चे महफूज नहीं है। ठीक है, अगर आप मजहब की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगी आदमी रोबोट नहीं है, इसलिए मदरसे के अंदर वो मासूम बच्चे मौलवी से महफूज नहीं है। आदमी रोबोट नहीं है, इसलिए बच्चियां कब्रों में जाने के बाद महफूज नहीं है। आदमी रोबोट नहीं है, इसलिए मासूम बच्चियां जो है वो घरों में महफूज नहीं है, सड़कों पे महफूज नहीं है, स्कूलों में महफूज नहीं है, संस्थाओं में महफूज नहीं है, वो दफातर में महफूज नहीं है, वो कहीं महफूज नहीं है। हमारे यहाँ कानून की कोई अमलदारी नहीं है। कानून में सजा सख्त हो या कम सख्त हो या संगीन हो, बात यह है कानून पे जब अमल हो। जब 1-5 पे कॉल, मैं कहती हूँ मुजरिम वो है जिन्होंने उस कॉल को अटेंड नहीं किया। 14 अगस्त को हम ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर होती है। 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रहा है, मुझे यकीन है सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर होती है। मुझे ये बताएं, जब एक बच्ची के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो वो हाई अलर्ट सिक्योरिटी कहाँ गई? हम मीनारे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ पे करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई, जहाँ पे पाकिस्तान के कयाम के लिए एक वजह ये भी थी कि हमारी बच्चियां महफूज होंगी, हमारी खवातीन महफूज होंगी, हम अपने वतन की फजाओं में सांस ले सकेंगे। मैं बीनिश अभी बैठे बैठे शुक्र अदा कर रही थी कि मैंने जिंदगी के 20 साल एक ऐसे मुल्क से गुजार दिए जहाँ पे कानून पे अमल दरामद होता था, जहाँ किसी ने मुझे अकेले सफर करने पे नहीं टोका, जहाँ किसी में सड़क पे कोई बात करने की हिम्मत नहीं, जहाँ पे एक जो है हकामा भी जो है कंप्लेन कर सकती, जहाँ पर जो है वो जुर्म की सजा सबको मिलती। तो यहाँ पर तो मैं अब आके जो है ना बहुत खौफजदा हूँ, बहुत खौफजदा हूँ, इसलिए कि जब एक बुर्कापोश खवातीन को बेलिबास कर दिया जाता है और कोई सजा नहीं होती। दूर मुकद्दम मेरे रिसर्च सेंटर पे उसने काम किया, उस बच्ची की मेरी आंखों से शक्ल जाती नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं जाती। दिन हर रोज आई हैव सीन दैट लाइफ, और मैं सोचती हूँ कि उस बच्ची को मैं पर्सनली जानती हूँ। अब उसके लिए भी लोग जवाब तलाश करते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि हमारी कोई सोशल वैल्यूज नहीं रही। कानून साजी तो माशरती तरबियत, मैंने ये सबसे पहले यहाँ महसूस किया था कि इसकी कमी है। उसके लिए मैंने कानून पेश भी किया, मंजूर भी कराया, और पाकिस्तान का एक्ट भी है। वो इसलिए उससे अमल दरामद नहीं होगा क्योंकि वो एक अपोजिशन मेंबर का पेश करदा कानून था। इसलिए हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात तो करेंगे, हम तरबियत की बात नहीं करेंगे, हम माशरती जिम्मेदारियों की बात नहीं करेंगे, हम आईनी जिम्मेदारियों की बात नहीं करेंगे। किसको सजा मिलेगी? अगर सजा देनी होती तो उधर जितने आदमी थे उनके घर में उनकी अपनी कोई इज्जत के कोई लेवल थे। मैं कहूँगी आप समझ कि आपकी माँ बहन, आपके भाई भी होंगे, आपके घर के बाकी अफराद भी होंगे। आपने कैसे सोचा कि आप एक औरत को एक मजबे के अंदर बचाने के बजाय वीडियो बना रहे हैं, और वो लोग जो वीडियो शेयर कर रहे हैं और उसके बाद विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी आज वज़ीर आज़म इमरान खान अहमद न्याज़ी को माफी मांगनी चाहिए, माफी पूरी कौम से, कि उन्होंने मर्दों को जवाब दिया। आप ये जो भी खवातीन बाहर है वल्नरेबल है, ये कि आदमी रिपोर्ट नहीं है। जहाँ ये सरकारी बयानिया हो जाए, जहाँ ये वज़ीर आज़म का बयानिया हो जाए, उस माशरे में जो जंग बढ़ेंगे ना, उसमें तो खवातीन जो है वो अरेस्ट होंगी, वो तो विक्टिम बनेगी। अभी मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो है हम क्या बाहर जा सकते हैं, हम मजबे के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, इसलिए कि हमारा माशरा ऐसा है, ठीक है, खवातीन को बार्टर सिस्टम पे यूज करते हैं। राजा यासिर हमायूं साहब, ज़रा इस डिस्कशन को समेटें ताकि फिर मैं आगे आपकी ज़रा दूसरी परफॉर्मेंस के ऊपर आऊँ जिसके ऊपर हम सब बात करना चाहते हैं। महंगाई हो गई, अफगानिस्तान के ऊपर आपकी पॉलिसी, लेकिन पहले इस चैप्टर को क्लोज करें। अता आप पे सवाल उठा रहा है, नयाब ने भी रियासत की जिम्मेदारी के ऊपर किया, सहर कामरान साहिबा ने भी जो है इसके ऊपर, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने वो जो रोबोट वाला कि हाय बेचारे मर्द क्या करेंगे, औरतें उनको इंस्टिगेट कर रही है। मतलब रियासत की जिम्मेदारी, सर रियासत की जो बात इमरान खान साहब ने की है, कोई ठोस एकदम सर कोई ठोस बात इस प्लेटफॉर्म पे करके जाएं ताकि ऑपोजिशन को भी सुकून मिले कि अच्छा अब आगे ये होने वाला है, और आयशा को घर पे बैठ के देख रही है। उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट पकड़ लिया है जिसकी उनको खुद शायद समझ नहीं है या समझना चाहते नहीं है, और उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कतन ये बात नहीं की थी जिसको ये मिसकोट कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात की थी
कि हमारा जो माशरा है उसके अंदर जो बेहयाई बढ़ रही है उसके इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बताया गुज़िश्ता इंटरव्यू में कि जो मर्जी हो जाए, जिसका मर्जी जो विक्टिम है वो जो है उसको हमेशा आप कभी किसी सूरत में ब्लेम नहीं कर सकते। After 2 interviews, जी। he just took a U-turn. नहीं, उसके पहले भी He क्योंकि repeated this thing twice. बात को आप लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया, और स्पेशली अता तारड़ मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। जो रिलीजन को मैं बड़ा आ रही हूँ, आ रही हूँ। समझते हैं, चलो पीपल्स पार्टी वाले तो उनके अपने ख्यालात हैं। अता तारड़ साहब को ये बात है कि इस्लाम में एक लाइंस डिफाइन की गई हैं कि मर्द जो है उसने अपनी आंख जो है उसका उस पर कंट्रोल करना है, अपनी हया करनी है, और औरतों ने क्या ड्रेस कोड पहने उस पर उन्होंने बात ज़रूर की थी। और वो एक वेस्टर्न मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, और जो मॉडेस्ट ड्रेसिंग है उसकी तो कुरान में बार बार बात की गई है, और इसी तरह मर्दों को अपनी नज़रें झुकाने का हुक्म दिया गया। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं उसके, और उस पर उन्होंने बात की थी। उसको आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या उसको अपनी मर्जी के मतलब देने की कोशिश की गई, और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं। और इस वाक़े से इस बात का क्या ताल्लुक है? क्या सिंध के देहातों में नहीं होता औरतों के साथ जो कुछ और अभी तक होता चला आ रहा है? क्या वडेरे वहाँ पे जुल्म नहीं कर रहे? वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने खत्म कर लिया है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मुझे इस वाक़े मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये रॉन्ग है, हमें मानना चाहिए हम सब लोग। वाक़या उठेगा तब और ये हमारे माशरे का प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ ये दिखाता है कि कितने अनसिविलाइज्ड हैं अभी तक हम लोग। और जो मर्जी आप तालीम जो दे रहे हैं, जो लोगों को सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक लाहौर का जो सबसे बड़ा शहर है पंजाब का, उसमें ये वाक़या हो जाता है, तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स कि हम कितना पीछे हैं, कितनी सोच हमारी पीछे है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस तरह पहले बात की कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जो जितना वो स्ट्रॉन्ग होंगी, इनको पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगी तो लोगों में कुछ खौफ पैदा होगा। लेकिन खौफ से ज़्यादा जिम्मेदारी होना ज़रूरी है। ये जिन लोगों ने ये किया है, उनके माँ बाप ने उनको क्या सिखाया है, उनके घर में ट्रेनिंग क्या हो रही है, और क्या ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं वक्त के साथ या बदतर होती जा रही है। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को, हर एक को अपने घर जाके देखने की ज़रूरत है, अपनी औलाद को ट्रेन करने की ज़रूरत है। मॉरल पुलिसिंग तो करने की ज़रूरत है सर, है। लेकिन एक वाकया हो गया, कैमरास के सामने है, 400 लोग, एक मॉब है, एक औरत है, रियासत को भी तो एक्शन में आना चाहिए। मैंने अर्ज किया ना कि जी आपको इंशाल्लाह 2-3 दिनों में लोग आइडेंटिफाई होके नजर आएंगे, और ये पहले भी हुआ है, हमने पहले भी पकड़े हैं। ओके नायाब, प्लीज जरा क्लोजिंग कमेंट्स दे दीजिए, फिर आगे मैं शो में बढ़ूंगी आपका शुक्रिया अदा करते हुए। नायाब, आर यू विद मी? जी जी जी, आई एम हियर। जी बीनिश, मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि अब ये एम्प्टी प्रॉमिसेस और इस तरह की जो चीजें हैं वो अब वक्त खत्म हो गया। अगर वाकई हमारे रियासती नुमाइंदे जो हैं वो इस पर कुछ करना चाहते हैं, मैं सॉरी थोड़ी सी तल्ख बातें होंगी लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त तल्ख बातों का ही है, तो प्लीज खुदारा सबसे पहली बात तो ये है कि जो विमेन एक्टिविस्ट हैं जो इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाती हैं, कम से कम उन पे तो रियासती तशद्दुद बंद करें, कम से कम उनके खिलाफ पर्चे काटना तो बंद करें, कम से कम रियासत जो है वो उनको तो किसी किस्म की प्रोटेक्शन दे। लेकिन यहाँ पर हम उल्टी चीजें देखते हैं। वो एनालिस्ट, वो लोग जो अपने आप को, जो जिनके पास प्राइम टाइम स्पेसेस हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो यहाँ पर नूर मुकद्दम के खिलाफ विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सारा मलबा खवातीन के ऊपर है, उनके लिबास के ऊपर है, ये सारा कुछ फहाशी की वजह से हो रहा है। कोई कहीं पर इसके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसकी आड़ में इतनी रुकावटें डाली जाती हैं। इनफ इज इनफ। ये एम्प्टी प्रोमिसेस है, पूरे माशरे को एक ओवरहॉल की जरूरत है, और ये सारा ब्लेम जो खवातीन के ऊपर डाला गया है उसको उठाने की जरूरत है। एजुकेशन से शुरू करें, कानून से शुरू करें, इंसाफ के निज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन हो, लोगों की सेंसिटाइजेशन हो, कन्विक्शन रेट बढ़े, और हमें ये बताया जाए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ खवातीन के ऊपर नहीं है। ये जो पेट्रियार्कल माशरा है ये हमें तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। खुदारा हमें एज विमेन सिटीजन ये यकीन दिलाएं कि ये मुल्क हमारा भी उतना ही है जितना आपका है। वेरी राइटली सेड। इन 400 लोगों में से अगर 4 को भी सजा हो गई, मैं बिल्कुल गारंटी से कहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि आप देखेंगे कि इन वाकयात के अंदर कमी होगी। अगर इनमें से किसी को भी सजा हो गई, लेकिन नामालूम अफराद के जब मैं लफ्ज़ सुनती हूँ ना FIR के अंदर जब पढ़ती हूँ तो दिमाग घूम जाता है। एनीवेज जी, बहुत शुक्रिया नायाब आपके वक्त के लिए। फवाद चौधरी साहब आए थे, वो हमें बता के गए कि अता साहब एंड सहर आपके लिए है, एंड ऑब्वियसली ये यासिर साहब तो हमारे साथ बैठे हुए हैं। फवाद चौधरी साहब आए, उन्होंने कहा कि जी जो 3 सालों में हमने कारनामे किए हैं ना वो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन ना ये यौम आशूर जो है वो
बीच में आ गया है, तो लिहाजा अगले हफ्ते करूंगी। अब द पॉइंट इज कि हम भी सारे बैठ के करंट अफेयर्स के शोज कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने जो है कोई आतिशबाजी करनी थी, कोई जश्न करना था, मतलब आपने तो सिर्फ कारकर्दगी बतानी थी। कारकर्दगी क्या है मैं आप सबके सामने रखूंगी एंड राजा यासिर हमायूं साहब से पूछूंगी भी। इस छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सहर कामरान, अता तारर साहब एंड राजा यासिर हमायूं साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। वी विल बी बैक। वेलकम बैक जी। मेरे साथ मौजूद है जी वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा, वेरी ऑनरेबल अता तारर साहब, वेरी ऑनरेबल राजा यासिर हमायूं साहब मेरे साथ मौजूद है। पीटीआई की जो वफाकी इदारा शुमारियात है, बेसिकली उन्होंने पीटीआई की जो 3 साल कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट एक जारी की है महंगाई के ऊपर, जो इंडेक्स आया है। चीनी 55 रुपये थी, 105 रुपये हो गई। आटे का थैला 362 रुपीज़ था, 33 रुपये वो महंगा हो गया है। दाल माश 95 रुपये 60 पैसे थी, दाल चने की कीमत में 29 रुपये 77 पैसे फी किलो इजाफा हो गया। सर ये परफॉर्मेंस है, ये पूरी लिस्ट है मेरे सामने, अगर मैं ये पढ़ दूंगी ना 15-20 मिनट प्रोग्राम के चले जाएंगे। ये जो इदारा शुमारियात ने आज रिपोर्ट जारी की है, सर यही बताना था ना फवाद चौधरी साहब ने, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बताकर चले जाते। उनको एक हफ्ते की तैयारी चाहिए ये आदादोशुमार बताने के लिए। ये परफॉर्मेंस तो मैंने आपको बता दी है। ये बेसिकली ये परफॉर्मेंस नहीं है, आप इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रही हैं। ठीक है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही हल होता है, जो पहले कई प्रोग्राम्स जो हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, कि जब आपकी इन्फ्लेशन होती है, और ये बैनुल-अक़वामी फिनोमेना है इस वक्त, कोविड के बाद जो बाउंस बैक इफेक्ट है उसकी वजह से तो सारी दुनिया में महंगाई है और तेल की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं, डिमांड्स इंक्रीज़ की हैं चीज़ों की, तो उसके नतीजे में चीज़ें महंगी हो रही हैं। और अगर हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ टैकल करने में कामयाब हो गए अपने टेन्योर के एंड तक, तो वील बी फाइन। ना कर सके तो ऑब्वियसली फिर मुश्किल हो जाता है इलेक्शन। जी अता तारर साहब, ये इनकी परफॉर्मेंस है और इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं, मजीद हैरान इस बात पर है, मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिए। मजीद हैरान आप इस बात पर हुए कि इनकी परफॉर्मेंस ये है, महंगाई का जिन बोतल से बिल्कुल बाहर है, बेकाबू है, लेकिन इसके बावजूद वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत करेगी। अब इस पे आप हैरान होइए। देखिए, राजा यासिर हमायूं साहब बड़े सीरियस पॉलिटिशियन हैं और इनका नाम वजीर आला पंजाब के लिए भी चलता रहा। हमारी तो पाकिस्तान जैसा एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक क्लीन पॉलिटिशियन जो है वो सीएम पंजाब बनता, मगर इनका नाम एम से शुरू होता था। इनकी बदकिस्मती या पंजाब की बदकिस्मती। बहरहाल बड़ी सिंपल इकोनॉमिक्स है कि जो चीज डिमांड में ज्यादा होगी उसकी सप्लाई अगर कम होगी तो उसकी कीमत ऊपर जाएगी। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई है। एक चीज डिमांड में ज्यादा है तो उसकी कीमत ऊपर है, एक चीज सप्लाई में ज्यादा है तो उसकी कीमत नीचे है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि चीनी की कीमत का इंटरनेशनल मार्केट से क्या ताल्लुक है। गन्ना हम खुद उगाते हैं, गन्ना एक्सेस उगाया है, बम्पर क्रॉप हुकूमती वज़रा गला फाड़ फाड़ के चीखे मार मार के बताते रहे, बम्पर क्रॉप, मैं बता देता हूं, मैं तारर साहब को क्लियर कर देता हूं। यानी बम्पर क्रॉप हुआ है और चीनी 100 रुपए है। वो इस वजह से है कि पंजाब में हुकूमत इन्होंने कायम रखनी थी और जहांगीर तरीन साहब को जेल नहीं भेजना था, और खुद बख्तियार साहब जिनके भाई वजीर खजाना पंजाब हैं, उनकी आजादी भी मतलूब थी। तो ठीक है, अगर उनकी आजादी की कॉस्ट ये है कि आप और मैं 100 रुपए से ऊपर चीनी खरीदे तो हम खरीद लेंगे, मांग तांग के खरीद लेंगे, गुजारा कर लेंगे। आटे का स्कैंडल हुआ, एक वजीर थे समीउल्लाह चौधरी साहब भावलपुर से, पहले हमारे साथ थे, अब इनके साथ थे, अगली दफा पीपल्स पार्टी में जाएंगे। तो वो अब मुझे समझ नहीं आती कि उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया। यानी पूरे आटा स्कैंडल की रिपोर्ट में उनका नाम है। आप उन फ्लोर मिलों पे क्रैकडाउन करते जिनका नाम उसमें शामिल था, आपने नहीं भेजा। आटा आज 85 से 95 रुपए है, वीट के बम्पर क्रॉप के बावजूद। मुल्क में पहली दफा हुआ है कि जब चीनी का स्कैम आया, बीनी साहबा बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने चीनी पहले एक्सपोर्ट की, यहां किल्लत पैदा हुई, माफियाज ने डॉलर का रेट ऊपर होने की वजह से महंगी बाहर बेची, यहां किल्लत की वजह से कीमत ऊपर गई, महंगी यहां बेची। फिर हमें ख्याल आया कि चीनी क्यों हो, ये तो किल्लत हो गई है, हमने चीनी जो एक्सपोर्ट की थी वापस इंपोर्ट की। आटे के साथ भी हमने ये किया। ये वाहिद रिपब्लिक है कि जो पहले चीज एक्सपोर्ट करती है उसके बाद इंपोर्ट करती है। और मुझे ये बता दें कि आपने सारा रेवेन्यू पेट्रोल की कीमतें ऊपर करने से, पेट्रोल की लेवी से इकट्ठा करना है, आपके पास बाकी टैक्सेस इकट्ठा करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी वो चार्ट आ जाएगा कि जी फलां ममालिक में हमारे यहाँ पेट्रोल बड़ा सस्ता है, तो भाई साहब वहां पे उनकी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है, उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहां पे इन्फ्लेशन ओवरऑल कम है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बिजली के नर्ख और पेट्रोल के नर्ख जो है वो इंक्रीज करते हैं। वाहिद मुल्क है जहां पे टोयोटा करोला गाड़ी सस्ती है और रोटी महंगी है।
कहते हैं जी सर मोटरसाइकिल ये नहीं अता साहब, मैं ये भरम भी जरा क्लियर कर देती हूँ। ये इमरान खान साहब लाए थे कि भाई बहुत गाड़ियां बिक रही हैं, बहुत गाड़ियां। मैं आपको एग्जैक्टली जब से उन्होंने कहा ना, तब से मेरी टीम इस फिगर की तलाश में थी। मुझे भाई मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बताया 3-4 दिन इसके ऊपर मेहनत करने के बाद 16,500 का फिगर है। अब 22 करोड़ की आवाम, 22 करोड़ के मुल्क में अगर 16,500 गाड़ियां बिक गई हैं और अगर ये फिगर सामने आ रहा है सर, तो आप ये खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि वो एक 1% लोगों के लिए है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि एक 20,000 15,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी कैसे गुजारा कर रहा है। लोग मामला गुर्बत से भूख की तरफ जा रहा है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर फेडरल ने ड्यूरिंग हिज बजट स्पीच कहा कि जनाब हाँ वी आर अ फूड स्कैर्स कंट्री, यहाँ पे खाने की अशिया की किल्लत वाला हम मुल्क बनने जा रहे हैं। कॉटन आपने तबाह कर दिया। मुझे कोई पॉलिसी नजर नहीं ना आती सिवाय इसके कि ताहिर खुर्शीद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दो, पंजाब की पोस्टिंग ट्रांसफर ठेके पे दे दो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनियों पे पर्चे देके उनको घर भेज दो। एक अता साहब इसमें आपका भी कसूर है। आपको मैं बताऊं, वो बिजली के बिल इमरान खान साहब ने जलाए थे ना कंटेनर पे चढ़ के। आपको मैं पहले भी कह चुकी हूं, अब फिर कह रही हूं, आपने ऑपोजिशन की सियासत सीखनी है ना, तो इमरान खान साहब से आप जाके ट्यूशन लें। आप इनको सुकून से बैठने कैसे दे रहे हैं सर? ऑपोजिशन अपना काम क्यों नहीं कर रही है? अगर इतनी प्राइसेस, ये जो आज मुझे इदारा शुमारियात बता रहा है, गाड़ियों की जो चीजें हैं वो मुझे हुकूमत खुद आके बता रही है। मैं मतलब इसके ऊपर मैं क्या बोलूं? ये तो ऑपोजिशन का काम है कि हुकूमत से उन्होंने परफॉर्मेंस निकलवानी। मैं वापस आती हूं आपके पास। सहर कामरान साहिबा, 5 सालों में, 5 साल तो खैर नहीं, पिछले 3 सालों की अगर मैं बात करूं, पिछले 3 सालों में मैं अपनी गाड़ी नहीं चेंज कर पाई। मुझे आपका नहीं पता आपने गाड़ी अपग्रेड किया, आपने नई गाड़ी ली है या नहीं ली है, लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है कि जी बहुत से लोगों ने नई गाड़ियां ले ली। और जिस तरह अता साहब भी कह रहे थे जी टोयोटा करोला की रिकॉर्ड सेल हो गई, मैं तो अपनी गाड़ी नहीं चेंज करा सकी। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्लाह ने सैलरी अच्छी दी है, लेकिन मैं तो नहीं चेंज कर पाई। ये हालात है। विनीश, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं एक कमेंट देना चाह रही थी। तो मैं जरूर कहूंगी कि हम उस मुल्क के बाकी हैं जहाँ पर जो है ये इंतहा आ गई है कि अगर हम ये बोले कि खवातीन गैर महफूज है एक के बाद एक हादसे के बाद, तो उसको एंटी स्टेट बयानिया कह दिया जाता है। तो बस ये कि इसके बाद मेरे ख्याल में इसका जो है कमेंट करने की मुझे जरूरत नहीं है। ये एक कमेंट जो है इस पूरी सिचुएशन को जिससे हम आज गुजर रहे हैं इसको वाजे कर देता है कि हम आवाज भी नहीं उठा सकते अगर हम ये बोलेंगे कि खवातीन गैर महफूज है। वो दिन इसको जो यौम आज़ादी का दिन था, वो जगह जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, वो दिन जिसको हम कहते हैं कि हम कौमी जज्बे से परेशान थे, उस दिन की तरफ हैवानियत का जज्बा जिंदा था। शायद ये भी किसी दुश्मन की साजिश होगी, शायद वो लोग भी भारत से भेजे होंगे। तो मैं ये कहूंगी कि अगर सजा देनी है ना, तो जो लोग उस दिन ड्यूटी पे मामूर थे, वो लोग जिन्होंने 15 से फोन नहीं उठाया, वो लोग जो कि इंटेलिजेंस कवरेज कर रहे थे, उन सबको आप लटका दें, तो मैं समझती हूँ कि हालात बेहतर हो जाएंगे। अब जाके बात जो है गाड़ी के ऊपर, मैं तो कहती हूँ, मुझसे पूछे, मैं तो कहती हूँ कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक न जाए, गाड़ी में पेट्रोल न डलवाना पड़े। देखिए, हम जो बात करते हैं उन लोगों की जो कि सताए गुर्बत से नीचे चले गए, मैं कह रही हूँ इस मुल्क की मिडिल क्लास जो है वो टूट रही है, बिखर रही है, और उसकी यह हालत हो गई है कि वो उनका शायद जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि ना वो हाथ फैला सकते हैं ना डाके डाल सकते हैं। ये हालात है। और ये हुकूमत का जो तरीकेकार है वो ये है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। अगर वजीर आजम कह दें कि 12 मौसम है, तो 12 मौसम रोज दोहराओ और वो हर मीटिंग में दोहराएं, और बार बार अगर वो मईशत को माईशत कहे तो हर शख्स माईशत ही बोले। अगर वो कहें कि जर्मनी जापान की सरहदें मिली हैं, तो दुनिया की ज्योग्राफी चेंज कर दो। तो ये तो हालात है हमारे। हम किस किस्म की, मैं समझती हूँ कि हम जवाब तलाश करते हैं। महंगाई आज एक आम आदमी का गुजर बसर बिल्कुल मुश्किल है। मैं तो रोजाना, अब कल मैं देखी थी कि एक जो है वो फैसला आया है कि जिन लोगों को जो है बहाल किया गया था 2010 में, उनको बर्तरफ भी किया जाए, उनकी तनज़्ज़ुली भी की जाए और उनसे सारी रिकवरी की जाए। तो मैं सोच रही थी कि वो लोग जो माहवार कमाते थे, जिन लोगों ने अपनी सर्विसेज दी, अपना टाइम डिवोट किया, अपना पोटेंशियल दिया, जिनको बगैर वजह के निकाला गया था, अगर वो बहाल हो गए, आज उन्होंने अपने एक्सपेंसिव रेट की वो कहाँ से जो है वो देंगे? जैम फंड जरूर है, जैम फंड अक्यूमुलेट हुआ है। तो मैं कहूँगी कि ये रिकवरी जैम फंड से कर ले।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि आज हम किन हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बिल्कुल सही सिमत पर जा रहा है, बिल्कुल सही सिमत। एक मिनट में प्लीज आपके क्लोजिंग कमेंट्स। मैं सिर्फ ये मुख्तसर सा कमेंट दे दूं कि आपकी जितनी इनपुट प्राइसेस होती है ना इंटरनेशनल, इसलिए है कि एनर्जी जो है आप इंपोर्ट करते हैं और आपने तेल भी, गैस भी, हर चीज़ इंपोर्ट कर रही है, तो फार्मर खादे भी इंपोर्ट कर रहा है, तो जब उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली चीज़ें ऊपर चली जाती है प्राइसेस, और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। और जो बातें बेशक उस पर जो मर्जी पॉइंट स्कोरिंग कर लें, फैक्ट्स रिमेन लाइक। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं ये दुआ करती हूँ कि एक महफूज पाकिस्तान मिले, एक सेन पाकिस्तान मिले। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आपसे इंशाअल्लाह मंडे को मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।